तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, रीट 2022 के दौरान मैंने संस्कृत को पढ़ा था और यूँ कहूँ तो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर मेरी संस्कृत थी और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर मेरी हिंदी थी, ठीक है? और वहीं आप साइकोलॉजी और एसएसटी तो हमारा था ही, ठीक है? तो फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर मेरी संस्कृत थी और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर मैंने हिंदी को ले रखा था। और ऐसा मैंने क्यों कर रखा था? क्योंकि जो है संस्कृत मेरा शुरू से लैंग्वेज रहा है। यानी कि मेरे जो है बीए में और हम मैं बात करूँ बीएड के अंदर और एमए के अंदर, तो मेरी जो संस्कृत है वो मेरा पर्टिकुलर साहित्य रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहा है। तो इसलिए मैंने जो है फर्स्ट प्रायोरिटी संस्कृत को दी थी, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर मैंने संस्कृत को लिया था और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर मैंने हिंदी को लिया था, ठीक है? और इस रेट की बात करूँ तो मुझे लगता है कि लगभग 70% लोगों ने जो है वो हिंदी के साथ संस्कृत का चयन किया होगा। यानी कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर हिंदी को रखा होगा और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आपने संस्कृत को रखा होगा, ये मैं मान सकता हूँ। या फिर आपने फर्स्ट शायद संस्कृत को रखा हो या सेकंड लैंग्वेज आपने हिंदी का चयन किया हो। देखिए, यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात नहीं कर सकता, क्योंकि इंग्लिश जो है वो मेरे से अलग है, क्योंकि मैंने इंग्लिश को नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर संस्कृत और हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? रीड लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो किसी ने फर्स्ट में ले रखा होगा संस्कृत को, तो किसी ने सेकंड में ले रखा होगा, ठीक है? या तो आपने फर्स्ट में लिया होगा फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर, या फिर आपने सेकंड लैंग्वेज के अंदर इसको लिया होगा, ठीक है? क्योंकि इसका चयन आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है टॉपिक का कुछ चेंज है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज से तैयारी करते हैं, तो थोड़े से टॉपिक आपको यहाँ पर चेंज मिलेंगे, मात्र 1-2 टॉपिक आपको यहाँ पर चेंज मिलेंगे। और अगर आप हिंदी सेकंड लेते हो, तो आपको यहाँ पर 1-2 टॉपिक चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? तो उसका चयन आपको अभी करना पड़ेगा। यानी कि आप उस समय चयन नहीं कर सकते, जब रीट की विज्ञप्ति आएगी और आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना? उस समय आप चयन मत करना। जो भी आपको तय करना है कि मुझे किस लैंग्वेज को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, या मैं फर्स्ट किसको रखूँगा और सेकंड किसको रखूँगी, ये आप जो है खुद डिसाइड अभी कर लेना और उसके हिसाब से ही तैयारी करना, ठीक है? कि आपको कौन-सी लैंग्वेज जो है अभी प्रेज़ेंट टाइम में रखनी है, या आपको किस लैंग्वेज को लेकर चलना है आगे, ठीक है? तो मैं मान सकता हूँ कि आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को लिया होगा और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आपने संस्कृत को लिया होगा, ठीक है? दोस्तों, मैंने भी जो है उसी समय उस टाइम इसी तरीके से जो है लैंग्वेज को ले रखा था। और मैं बात करूँ संस्कृत की, तो मैंने इसमें बहुत अच्छे नंबर जो हैं प्राप्त किए थे, क्योंकि ये मेरा शुरू से सब्जेक्ट रहा है और इसके अंदर मेरी पकड़ काफ़ी अच्छी थी। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से नंबर जो हैं कवर किए थे। और ये मेरा एक प्लस पॉइंट भी रहा था, क्योंकि मेरा शुरू से जो सब्जेक्ट रहा है संस्कृत, तो इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ था। और इसी का परिणाम था कि मेरी रीट जो है वो प्रथम प्रयास में ही आराम से निकल गई थी, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ संस्कृत, मेरा बताने का मतलब भी यही है कि मेरी संस्कृत वो है वो काफ़ी अच्छे से निकल गई थी, ठीक है ना? और इसमें मैंने किन बातों का ध्यान रखा था और आपको जो है किन-किन विशेष पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, मैं विशेष तौर से उन बातों पर फ़ोकस करूँगा और वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो यहाँ पर मैं भाषा फर्स्ट संस्कृत को लेकर बता रहा हूँ आपको, और यहाँ पर शायद मेरे पास भाषा सेकंड संस्कृत भी होगी। हाँ, ये भाषा सेकंड जो है संस्कृत, ये भी मेरे पास जो है अभी प्रेज़ेंट टाइम में दोनों सिलेबस मेरे पास है, ठीक है? फर्स्ट का भी है और सेकंड का भी है। टॉपिक का जो अंतर होगा, वो भी मैं आपको बता दूँगा कि कौन-कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर चेंज देखने को मिलेंगे और कौन-कौन से टॉपिक आपको यहाँ पर किस लैंग्वेज के अंदर कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ दोस्तों मैं शब्द रूप और धातु रूप की। तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आपने 10th तक जो है संस्कृत पढ़ी है और उसके बाद में नहीं पढ़ी है, तो फिर आपको जो है थोड़ी-सी समस्या यहाँ पर आएगी। क्योंकि अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं और लेवल 2 के स्टूडेंट हैं विशेष तौर से, तो फिर आपको काफ़ी समय निकल गया है और आपको जो है वो चीज़ें काफ़ी कम याद होगी। और अगर आपने 12th के बाद में आपने बीएसटीसी किया है, फिर भी आपको मतलब 3-4 साल का समय जो है आपको इस दौरान में लग गया होगा और आपकी चीज़ें काफ़ी ब्लर हो गई होगी। फिर भी दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि शब्द रूप जो है काफ़ी ईज़ी टॉपिक है, और इसको अगर आप याद कर लेते हैं अच्छे से और इसकी जो कुछ प्रक्रिया हैं वो आप समझ लेते हैं ना, तो आपका प्रश्न गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है। जैसे इसमें मैं बात करूँ शब्द रूप की, तो एक तो आप राम शब्द याद कर लीजिए। राम शब्द हो गया, हरि शब्द हो गया और मति हो गया, ठीक है? इसी के साथ आपका वारी हो गया, फल हो गया, ठीक है? राम, हरि
राम हो गया, हरि हो गया, गुरु हो गया, वारी हो गया और पितृ हो गया, इसी के साथ राजन हो गया और अस्मद और युष्मद शब्द। ये 5-6 जो टॉपिक हैं, 5-6 जो शब्द रूप हैं, ये आप विशेष तौर से याद कर लो, ठीक है? इसमें से ही विशेष तौर से प्रश्न बनते हैं और इनको आपको विशेष तौर से याद कर लेने चाहिए, ठीक है? ये शब्द रूप आप याद कर लेते हैं तो इसके साथ में ही कुछ प्रक्रिया विशेष है इनकी, वो भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। यानी कि ऋणत्व और सत्व की प्रक्रिया शब्द रूप के अंदर विशेष तौर से। यानी कि जब कहीं जो है रामानाम बनता है, कहीं हरिनाम बनता है, ठीक है ना? तो कहीं गुरुनाम बनता है। तो इसी प्रकार से जो है कुछ-कुछ चेंज हैं, जैसे कहीं है जो वारिणी तो कहीं वारिणी, यानी कि जो मात्राओं का जो फ़र्क रहता है, कहीं बड़ी मात्रा आती है, कहीं छोटी मात्राएँ आती हैं। वो विशेष तौर से आपको ध्यान होना चाहिए। अगर वो आप ध्यान रख देते हैं, तो शब्द रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा। तो 5-7 शब्द रूप आपको याद करने हैं। साथ ही धातु रूप में हो गया तो आपको भू और एद का याद कर लेना, एक प्रश्नपदी और एक आत्मनेपदी। ये आप याद कर लो, ये आपके क्लियर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करें कारक की, तो कारक के अंदर जब आप कारक याद करते हैं तो कारक के साथ आपकी विभक्ति हो जाती है क्लियर। और इसी के साथ दोस्तों कारक के साथ हो गई विभक्ति और विभक्ति के साथ ही आपके ये संस्कृत अनुवाद हो गया, वाच्य परिवर्तन हो गया और प्रश्न निर्माण हो गया, शुद्ध संशोधन हो गया। ये सभी जो है टॉपिक कारक के अंतर्गत ही आते हैं। तो इन सब से जो है आपका लगभग जो है टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है? उसी में आपके जो है वचन, लकार वगैरह ये सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है? अब बात करें हम संख्या ज्ञान की, तो संख्या ज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? यहाँ से प्रश्न अच्छे बनते हैं। और दूसरा हो गया दोस्तों माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र के अंदर आपको मात्र 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र, वो आप याद कर लेते हैं। अ, यौण, ऋल, ऋक, एवंग, एवच, हयवर, टल्लण, ठीक है ना? तो ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, ये अगर आप याद कर लेते हैं, कंठस्थ कर लेते हैं इनसे, तो इनसे आपका जो है फिक्स प्रश्न बनेगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से फिक्स आते हैं, तो ये आप याद कर लेना। उच्चारण स्थान के मात्र 11 सूत्र हैं, वो आप याद कर लो, उनको रट लो। सीधा उनमें से ही प्रश्न बनेगा। उच्चारण स्थान का जो प्रश्न आएगा, वो उन सूत्रों के अंदर से ही आएगा। अगर आपने सूत्र याद कर लिए, अकुह विसर्जनानाम कंठ, इचु यसानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लितु लसानाम दंता, ठीक है ना? तो एदे तो कंठ तालु, ओदो तो कंठोष्टम, ये सूत्र आप याद कर लेते हैं ना, तो यहाँ से आपका एक प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं है, ठीक है ना? तो माय सूत्र हो गया, संख्या ज्ञान हो गया, उच्चारण स्थान हो गया। अब वो दोस्तों बात आती है लकार परिवर्तन की। तो आपने भू और एद याद कर लिया ना, तो उसमें से ही आपके लकार परिवर्तन भी आपके हो जाएंगे, ठीक है? और बात करें हम साथ में संधि और समास की और प्रत्यय की, तो संधि वाला टॉपिक है, उसके अंदर आपके स्वर संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया और विसर्ग संधि हो गया। इसकी कुछ प्रक्रिया है और इसके जो है विशेष कुछ उदाहरण है, यानी कि हर एक संधि की बात करो तो उसके प्रत्यय के सूत्र हैं कुछ ना कुछ। अगर आप उन सूत्रों को याद कर लेते हैं ना, तो आपके मान के चलिए कि आपका जो है प्रश्न वहीं सॉल्व हो जाता है, ठीक है? और उनके विशेष कुछ अपवाद हैं, वो आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है? क्योंकि अपवाद को आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न जो बनता है वो लगभग सीधा-सीधा बनता है और कई प्रश्न आपको अपवाद से भी पूछ लेते हैं, तो अपवाद भी आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है? अ, अब हो गया दोस्तों समास। समास के अंदर भी जो है कुछ प्रक्रिया विशेष है और नॉर्मली आपको पता होना चाहिए समास के बारे में, ठीक है? यहाँ से दोस्तों लगभग हिंदी के समान ही प्रश्न बनते हैं। समास हो गया, संधि हो गया, ठीक है ना? इसमें कोई अलग से ज़्यादा इसमें वो वाला मामला नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा कारक के अंदर ही थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बाकी संधि समास हो गया ना, संधि समास है, विशेषण विशेष्य हो गया, विलोम शब्द हो गया, तो लगभग सर्वनाम वगैरह ये हो गए। तो ये सारे जो हैं प्रश्न आपको लगभग हिंदी के समान ही यहाँ पर मिलेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, ठीक है? अब बात करें हम प्रत्यय की, तो थोड़े प्रत्यय यहाँ पर कठिन है। तो प्रत्यय की जो ट्रिक है मैं बता दूंगा आपको कि आप प्रत्यय की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो वहां से थोड़ा आप समझ लेना, ताकि आपका जो है प्रश्न यहाँ से गलत नहीं जाएगा। बाकी प्रत्यय बहुत लंबे चौड़े हैं इसके अंदर, तो वहां आपको इतना फंसने की जरूरत नहीं है। प्रत्यय की मैं आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपके प्रत्यय जो है वो चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। यानी कि एक मात्र 1 सेकंड के अंदर आप पहचान लेंगे कि भाई प्रत्यय कौन सा यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है? तो विशेष कुछ उदाहरण है प्रत्यय के और साथ ही उनकी कुछ ट्रिक भी हैं, ठीक है? जिससे आप पहचान पाएंगे कि प्रत्यय यहाँ पर कौन सा लगने वाला है, ठीक है? उपसर्ग, इसमें वो 22 उपसर्ग हैं, वही हिंदी वाले, वही आपके यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये जो है संस्कृत के टॉपिक मिलने वाले हैं, ठीक है? और संस्कृत की विशेष तौर से सूक्तियाँ, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के अंदर संस्कृत ले रखा है तो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज 2 के अंदर संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर अगर लैंग्वेज 2 में आपने संस्कृत ले रखा है ना, तो यहाँ पर आपको अलग से क्या मिलेगा, वहीं सारे कुछ इसमें टॉपिक दे रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको छंद और अलंकार जो है वो विशेष तौर से अलग से पढ़ने को मिलेंगे,
यहाँ पर आपको छंद और अलंकार जो है सेकंड लैंग्वेज के अंदर अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज के अंदर संस्कृत लेते हैं तो आपको छंद और अलंकार नहीं पढ़ने हैं। क्लियर? ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इस प्रकार से जो है आपको पढ़ना है। संस्कृत में आपको किसी प्रकार की कोई कमी लगती है या आपको संस्कृत समझ में नहीं आती है तो आप मुझे बिंदास पूछ सकते हैं। ये मेरा सब्जेक्ट रहा है, इसमें मेरी अच्छी खासी पकड़ है, तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकता हूँ, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, संस्कृत में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दिला सकता हूँ। और यहाँ से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात रह गई दोस्तों संस्कृत के शिक्षण वीडियो की, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शिक्षण वीडियो के बिना तो हम रीट के बारे में सोच भी नहीं सकते कि हमारी रीट जो है वो पूरी क्लियर हो जाए। तो शिक्षण विद्या और मनोविज्ञान ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और इनके बिना रीट की कल्पना नहीं की जा सकती। तो रीट के अंदर आपको शिक्षण विद्या विशेष तौर से पता होनी चाहिए, शिक्षण विधियों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण विधियां आपको सर्वप्रथम पढ़नी है, क्योंकि 15 नंबर की शिक्षण विधियां यहाँ पर हैं, तो 15 नंबर की शिक्षण विधियां आपके हिंदी के अंदर है। ठीक है। और शिक्षण विधियों के पर्टिकुलर टॉपिक आपके साइकोलॉजी के अंदर भी रखते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपके कोरिलेटेड हैं और इनको आपको याद करना है। तो शिक्षण विधियां आपको विशेष तौर से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों शिक्षण विधियों के अंदर क्या क्या है, तो आपके भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं वो हो गई, इसके कुछ सिद्धांत हैं वो हो गए, भाषा के कौशल हो गए, अधिगम सामग्री हो गई, पाठ्य पुस्तक हो गई और संप्रेषण साधन हो गए। इसके साथ दोस्तों मूल्यांकन हो गया, मौखिक लिखित प्रश्न हो गया और सतत मूल्यांकन हो गया, और साथ ही उपचारात्मक शिक्षण हो गया। ठीक है। और ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अपने लास्ट वाला टॉपिक, ये अपने साइकोलॉजी के अंदर भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है ना, वहां पर भी हमको पढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों बात करूं मैं इसके बारे में या इसके कंटेंट की, तो इसके बारे में मैंने क्या क्या पढ़ा था या इसके लिए मैंने किन किन चीजों से तैयार किया था, तो बता दूं मैं आपको कि मेरे को जो है इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आई थी, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो मेरे पास इसके संबंध में काफी सारा कंटेंट है, बहुत सारा कंटेंट मेरे पास पढ़ा है इसके बारे में, और ज्यादा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फिर भी मैं आपको जो है अच्छी बुक के बारे में बताऊं कि इसके संबंध में अच्छी बुक कौन सी है और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट बुक आती है ना, वो मेरे हिसाब से लोकेश सर की आती है, साफल्यम नाम से। लोकेश कुमार शर्मा जो है साफल्यम सर, साफल्यम संस्थान से हैं, और इनकी ये बुक आती है साफल्यम नाम से, काफी अच्छी बुक आती है। वैसे विशेष तौर से सेकंड ग्रेड की है, क्योंकि मैं जो है संस्कृत से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये सेकंड ग्रेड की बुक है। ठीक है। मेरे पास रीड की बुक नहीं थी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो मैंने जो है रीड की बुक नहीं खरीदी थी। और ये एक दोस्तों मैं जब 2021 की तैयारी कर रहा था ना, 2021-22 की, तो उस समय मैं एक बुक लेके आया था, ये मिश्रा पब्लिकेशन की, रीड के लिए आती है। ये भी काफ़ी अच्छी आती है, मनोज कुमार मिश्रा सर की आती हैं। ये भी काफ़ी ठीक बुक आती है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। बाकी साफल्यम की अच्छी आती है, साफल्यम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें, और मैटर काफ़ी अच्छा साफल्यम कवर कर लेती हैं। तो ये एक तो ये हो गई थी रीट वाली। बाकी इसी के अंदर रीट की भी जो बुक आती है साफल्यम की, ये आप पढ़ सकते हैं। और संस्कृत के लिए साफल्यम द बेस्ट बुक है। और साफल्यम की दोस्तों अलग से शिक्षण विधि आती है। ठीक है ना, अगर आपने कोई बुक अदर से ला रखी है और शिक्षण विधि आपको समझ में नहीं आ रही है, तो शिक्षण विधियों के लिए अलग से बुक आती है साफल्यम की। मैं पर्टिकुलर शिक्षण विधियों के लिए अलग से बुक लेकर आया था, और इसमें शिक्षण विधियां बहुत अच्छी तरीके से दे रखी हैं। ठीक है ना, मैं 2022 के अंदर जब मैंने रीट की तैयारी की थी ना, 21-22 वाली, तो मैं इसको लेकर आया था, और काफ़ी अच्छा मैटर जो है इसके अंदर दे भी रखा है। शिक्षण वीडियो के संबंध में काफ़ी अच्छा मैटर है, और पीछे जो है इसके ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं, तो साथ साथ हम जो है इसका आकलन भी कर सकते हैं कि भाई प्रश्न जो है हमारे कैसे आ रहे हैं और हमारी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो ये हो गई थी अपने साफल्य वाली शिक्षण वीडियो की। और दोस्तों शिक्षण वीडियो के साथ साथ एक और बात करूँ ना, ठीक है, बुक की तो एक फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी आती है शिक्षण वीडियो को लेकर, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी संस्कृत के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है पढ़नी है, और इनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आप अगर रोज 3-4 घंटे भी अगर निकाल कर, अगर आप 3 घंटे भी मान के चलिए कि आप संस्कृत को देते हैं ना, तो आपकी संस्कृत काफी अच्छी हो जाएगी। और वहीं पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे कि संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारी चीजें जो है आपके संस्कृत और हिंदी के अंदर लगभग समान है। तो इन सबको आप साथ साथ लेकर चले। जिस दिन आप संधि हिंदी से पढ़ रहे हैं तो उसी दिन आप संधि संस्कृत से पढ़िए, ताकि आपका जो है टॉपिक क्लियर हो और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जितने भी मानसिक सूत्र हैं
इनको आप याद कर ले। 14 सूत्र हैं, उनको आपको कंठस्थ करना है। यहाँ से आपका आने वाला प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर सवाल है प्रत्याहार सूत्र का, तो प्रत्याहार सूत्र भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तीसरा हो गया दोस्तों यहाँ पर उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 11 जो सूत्र हैं इसके, वो सारे आप रट लेना, यहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। संख्या ज्ञान भी नॉर्मल है, यहाँ से भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करें शब्द रूप धातु रूप की, तो शब्द रूप के अंदर मैंने बताया आपको राम का हो गया, हरि का हो गया, गुरु का हो गया, पितृ का हो गया, राजन का हो गया, अस्मद युष्मद का हो गया, ठीक है ना। और धातु रूप के अंदर भू और एद का हो गया, एक प्रश्नपदी और एक आत्मनेपदी, ठीक है, धातु रूप। और साथ ही कारक के जितने भी सूत्र हैं, विभक्तियों के सूत्र हैं, वो आप याद कर लेना कि कौन कौन से जो हैं कहाँ कहाँ पर कौन सी विभक्ति लगती है, ठीक है। संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्येक के कुछ अलग से टॉपिक हैं, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो ये मैं आपको क्लियरली और बहुत ही शॉर्ट नोट्स के अंदर समझा भी दूंगा, ठीक है। तो और बाकी सर्वनाम वगैरह ये आप देख लेना, ठीक है। और बात करें हम संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, ये सभी कारक के अंदर ही मिलते जुलते टॉपिक हैं, ठीक है। तो कारक पढ़ोगे आप तो सारे के सारे आपको साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। शिक्षण वीडियो के लिए बताया मैंने आपको कि लोकेश कुमार सर की जो बुक आती है शिक्षण वीडियो की, ये आपको विशेष तौर से देखनी चाहिए, और शिक्षण वीडियो आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि 30 नंबर के आपके 15 नंबर के आपके संस्कृत के अंदर हैं और 15 नंबर की आपके हिंदी के अंदर हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक इसके लगते हैं अपने साइकोलॉजी के अंदर, तो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है शिक्षण वीडियो का, इनको आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप खाली ग्रामर के चक्कर में पड़े रहे और शिक्षण वीडियो का आप बिल्कुल भी स्किप कर दें। तो शिक्षण वीडियो को साथ साथ लेके चलना है। मैं तो कहता हूँ कि आधा घंटा आपको शिक्षण वीडियो के लिए ज्यादा देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपकी जो टीचिंग मेथड है वो काफी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बस इसी प्रकार से मैंने कुछ तैयारी की थी संस्कृत की, जिसमें मुझे काफी अच्छे नंबर मिले थे, या यूं कह सकते हो कि मेरे सिर्फ 1-2 नंबर ही संस्कृत से कटे थे, ज्यादा मेरे नंबर नहीं कटे थे। और वो भी मात्र जो है 1-2 नंबर कटे थे वो डाउटफुल प्रश्न की वजह से, और या फिर यूं कह सकते हैं कि कोई टीचिंग मेथड वाला प्रश्न मेरा गलत हुआ था, ठीक है। तो बाकी मुझे संस्कृत में काफी अच्छे नंबर मिले थे। और संस्कृत के संबंधी आपको कोई जानकारी चाहिए या किसी प्रकार की आपको कोई समस्या आ रही है संस्कृत में, तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट जो हैं वो संस्कृत के क्लियर कर दूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अपनी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहना, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।